नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की हेडलाइंस के बारे में। ट्राई ने यूनिफाइड लाइसेंस के तहत डिजिटल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदाता प्राधिकरण का परिचय पर सिफारिशें जारी की। संसदीय स्थायी समिति की एक रिपोर्ट में प्रत्येक जिले में मिलेट्स के लिए एक विशेष दुकान स्थापित करने पर विचार करने के लिए कहा गया। फिच ने संयुक्त राज्य अमेरिका की क्रेडिट रेटिंग घटाई। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना पर एक ऑडिट रिपोर्ट जारी की। कार्मिक शिकायत कानून और न्याय संबंधी स्थायी समिति ने न्यायिक प्रक्रियाएं और उनमें सुधार पर रिपोर्ट पेश की। और ऊर्जा संबंधी संसद की स्थायी समिति ने भारत में ज्वारीय ऊर्जा विकास पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। ट्राई ने यूनिफाइड लाइसेंस के तहत डिजिटल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदाता प्राधिकरण का परिचय पर सिफारिशें जारी की। इससे पहले राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति 2018 और आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 में भी एक मजबूत डिजिटल अवसंरचना की आवश्यकता पर बल दिया गया था। डिजिटल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर का महत्व इसलिए भी है क्योंकि ये वित्तीय सेवाओं और ई गवर्नेंस, टेलीमेडिसिन, मनोरंजन और ऑनलाइन ई कॉमर्स जैसी सेवाओं के रूप में आर्थिक विकास पर DCI पर ही निर्भर है। ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ब्लॉकचेन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसी अग्रणी प्रौद्योगिकियों को तेजी से अपनाने और उद्योग 4.0 की सफलता की सुविधा प्रदान करने में सक्षम है। ये डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, स्मार्ट सिटी का विकास आदि के तहत अलग अलग सरकारी योजनाओं को लागू करने में मददगार है। ट्राई की मुख्य सिफारिशों के तहत प्राधिकरण ने UL के तहत लाइसेंस की एक नई श्रेणी डिजिटल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर का सृजन करने की सिफारिश की है। DCIP सक्रिय जैसे कि एंटीना, बैकहॉल कनेक्टिविटी और साथ ही निष्क्रिय यानी टेलीकॉम टावरों की तरह DCI यानी डिजिटल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों के निर्माण के लिए अनुमति प्रदान करेगा। यूनिफाइड लाइसेंस सेवावार प्राधिकार प्रदान करता है, जहां लाइसेंसधारी नेटवर्क स्थापित करते हैं और सेवाएं प्रदान करने के लिए उनका इस्तेमाल करते हैं। सभी वायरलाइन एक्सेस, रेडियो एक्सेस नेटवर्क, वाईफाई सिस्टम, ट्रांसमिशन आदि की स्थापना के लिए DCIP के दायरे का विस्तार करना चाहिए। DCIP लाइसेंसधारी स्वामित्व वाली अवसंरचना को अन्य UL लाइसेंस धारकों और ISP जिसमें कि DCIP को छोड़ करके उनके साथ साझा कर सकते हैं। और आइए बात करते हैं विधायिका की। संसदीय स्थायी समिति की एक रिपोर्ट में प्रत्येक जिले में मिलेट्स के लिए एक विशेष दुकान स्थापित करने पर विचार करने के लिए कहा गया है। रिपोर्ट में राज्यों को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत चावल या गेहूं के अलावा मिलेट्स का भी वितरण करने के लिए प्रोत्साहित करने का सुझाव दिया गया है। मिलेट्स श्री अन्न को पोषक अनाज के रूप में भी जाना जाता है। इन्हें अनाज वाली फसलों के रूप में उगाया जाता है। इन्हें मुख्य तौर पर समशीतोष्ण, उपोष्ण कटिबंधीय और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के शुष्क क्षेत्रों में सीमांत भूमि पर उपजाया जाता है। सीमांत भूमि वो भूमि होती है जिसका व्यवसाय या कृषि के दृष्टिकोण से कोई मूल्य नहीं होता है। भारत सामान्य रूप से ज्ञात सभी 9 प्रकार के मिलेट्स का उत्पादन करता है। साथ ही भारत विश्व में मिलेट्स का सबसे बड़ा उत्पादक और 5वां सबसे बड़ा निर्यातक देश है। बाजरा, ज्वार, फिंगर मिलेट यानी मडुआ या रागी और कुटकी जिसे स्मॉल मिलेट भी कहा जाता है, ये भारत में उत्पादित मोटे अनाज की प्रमुख फसलें हैं। मिलेट्स का फायदा ये है कि ये पोषण की दृष्टि से गेहूं और चावल से बेहतर हैं। इनमें खनिज पोषक तत्वों की मात्रा काफी ज्यादा होती है। इन फसलों का उत्पादन पारिस्थितिक रूप से अधिक संधारणीय है क्योंकि ये फसलें उर्वरक पर कम निर्भर होती हैं और कीटों को अपनी ओर आकर्षित नहीं करती हैं। इसके अलावा ये जलवायु के प्रति ज्यादा सहनशील होते हैं। मिलेट्स के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कई पहलें शुरू की गई हैं, जैसे कि मिलेट्स को पोषक अनाज के रूप में घोषित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष के रूप में मना रही है। वर्ष 2018 को राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष घोषित किया गया था और मिलेट्स को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का हिस्सा बनाया गया है। मिलेट्स के प्रकार हैं ज्वार यानी सोरघम, बाजरा यानी पर्ल मिलेट, रागी यानी फिंगर मिलेट, कंगनी यानी फोक्सटेल मिलेट, कुटकी यानी लिटिल मिलेट, कोदो यानी कोदो मिलेट, सावा या सनवा यानी बार्नयार्ड मिलेट, पुनर्नवा या चेना इसको प्रोसो मिलेट कहते हैं और छोटी कंगनी या हरी कंगनी इसे ब्राउन टॉप मिलेट कहते हैं। और अब अगली खबर अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई है। फिच ने संयुक्त राज्य अमेरिका की क्रेडिट रेटिंग घटाई।
संयुक्त राज्य अमेरिका की वित्तीय स्थिति और कर्ज के बोझ को देखते हुए फिच ने उसकी क्रेडिट रेटिंग को घटा दिया है। किसी देश या कंपनी या व्यक्ति द्वारा अपने वित्तीय दायित्वों को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरी तरह से निभाने की क्षमता और इच्छा के बारे में क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की राय को क्रेडिट रेटिंग कहा जाता है। सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग किसी देश या संप्रभु संस्था की अपने ऋण दायित्वों को पूरा करने की क्षमता का आकलन प्रस्तुत करती है। वैश्विक क्रेडिट रेटिंग पर S&P, मूडीज और फिच रेटिंग जैसी एजेंसियों का वर्चस्व है। सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग का महत्व इसलिए भी है क्योंकि उच्च रेटिंग से वैश्विक पूंजी बाजारों से उधार लेने में मदद मिलती है। उच्च रेटिंग से विदेशी निवेश आकर्षित होता है। ये रेटिंग देश के आर्थिक और राजनीतिक परिवेश का आकलन करती है। इसके अलावा रेटिंग में गिरावट से संकेत मिलता है कि ऋण चुकाने में डिफॉल्ट का जोखिम पहले के अनुमान से ज्यादा है और इसके कई प्रभाव पड़ सकते हैं, जैसे कि इससे निवेशकों का विश्वास कम हो सकता है, उधार लेने की लागत बढ़ सकती है क्योंकि निम्न रेटिंग वाले देशों या कंपनियों को उच्च ब्याज दर पर ऋण मिलते हैं। वहीं रेटिंग में गिरावट अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजार से अलगाव का कारण भी बनती है। वैसे भारत सहित कई देशों ने वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा दी जाने वाली ग्रेडिंग पर सवाल उठाए हैं। भारत जैसे देशों का तर्क ये है कि रेटिंग एजेंसियों द्वारा अपनाई जाने वाली कार्यप्रणाली में पारदर्शिता की कमी है। रेटिंग के क्रम में अर्थव्यवस्था की अधिकतर बुनियादी स्थितियों पर विचार नहीं किया जाता है। रेटिंग एजेंसियां उभरती अर्थव्यवस्थाओं के साथ अक्सर भेदभाव करती हैं। भारतीय प्रतिभूति और विनियामक बोर्ड घरेलू क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों का विनियमन करता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना पर एक ऑडिट रिपोर्ट जारी की। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का उद्देश्य 12 करोड़ से ज्यादा गरीब और सुभेद्य परिवारों को अस्पताल में भर्ती होने पर द्वितीयक और तृतीयक स्तर के इलाज के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान करना है। कैग ऑडिट रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं में ये कहा गया कि लाभार्थी की पहचान और पंजीकरण जरूरी है। योजना के तहत लक्षित परिवारों में से केवल 73% ही वास्तविक लाभार्थी हैं। लाभार्थी सूची में गलत नाम, डुप्लीकेट पहचान पत्र जैसी त्रुटियां देखी गई हैं। इसके अलावा इस रिपोर्ट में पैनल में अस्पतालों को शामिल करना और प्रबंधन शामिल है। पैनल में शामिल स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता उपचार के लिए शुल्क वसूल रहे हैं। साथ ही इन अस्पतालों में बुनियादी ढांचे और बायोमेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन जैसी सुविधाओं का भी अभाव है। वहीं क्लेम मैनेजमेंट के तहत इस योजना और राज्य सरकार की भी समान योजनाओं में लाभार्थियों का दोहराव मिलता है। कई बार अस्पतालों को अधिक भुगतान कर दिया गया। क्लेम के सत्यापन की व्यवस्था मौजूद नहीं है। वहीं वित्तीय प्रबंधन की दृष्टि से कुछ राज्यों को अतिरिक्त अनुदान जारी किया गया, फंड को किसी अन्य कार्यों में व्यय कर दिया गया और PFMS यानी लोक वित्त प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से व्यय की निगरानी के नियम का पालन नहीं किया जा रहा है। ऑडिट रिपोर्ट में शिकायत निवारण पर भी ध्यान दिया गया और ये कहा गया कि कई राज्यों ने जिला कार्यान्वयन इकाइयों, राज्य शिकायत निवारण समिति आदि का गठन नहीं किया है। केवल लगभग 10% शिकायतों को ही समय सीमा के भीतर दूर किया गया है। और आइए अब आपको बताते हैं कि कैग की इस रिपोर्ट में क्या क्या सिफारिशें की गई हैं। इसमें कहा गया है कि डेटा की सटीकता और विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए सख्त सत्यापन की व्यवस्था होनी चाहिए। अधिक निजी अस्पतालों को योजना में शामिल करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। क्लेम की प्रोसेसिंग और भुगतान की प्रभावी तरीके से जांच की जानी चाहिए और प्रत्येक जिले में जिला कार्यान्वयन इकाइयों का गठन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। और आइए बात करते हैं न्यायिक प्रक्रिया की। कार्मिक शिकायत कानून और न्याय संबंधी स्थायी समिति ने न्यायिक प्रक्रियाएं और उनमें सुधार पर रिपोर्ट पेश की है। समिति ने उच्चतर न्यायपालिका या उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय से जुड़े मुद्दों की पहचान करते हुए अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की हैं। इस रिपोर्ट में जो मुद्दे हैं वो है न्यायाधीशों की नियुक्तियों में विविधता की कमी। इसके लिए रिपोर्ट में ये सिफारिश की गई है कि कॉलेजियम की नियुक्तियों के लिए पर्याप्त संख्या में महिलाओं और अल्पसंख्यकों सहित हाशिए पर रहने वाले समुदायों के उम्मीदवारों की भी सिफारिश करनी चाहिए। साथ ही इस प्रावधान का प्रक्रिया ज्ञापन में स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की क्षेत्रीय पीठों की व्यवहार्यता पर भी ध्यान दिया गया। इसके लिए कहा गया कि 4 या 5 जगहों पर सुप्रीम कोर्ट की क्षेत्रीय पीठों को स्थापित करना चाहिए। जहां संवैधानिक मामलों का निपटान दिल्ली में किया जा सकता है, वहीं क्षेत्रीय पीठें अपीलीय मामलों पर निपटान कर सकती हैं। तीसरा मुद्दा है न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त आयु को लेकर के। वर्तमान में हाई कोर्ट के जजेस के लिए 62 वर्ष है सेवानिवृत्ति की आयु और सुप्रीम कोर्ट के जज 65 वर्ष की आयु पर रिटायर होंगे। और इसके लिए रिपोर्ट में कहा गया है कि सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने के लिए संविधान के संबंधित अनुच्छेदों में संशोधन किया जाना चाहिए और न्यायिक प्रणाली के कार्यकाल के विस्तार के लिए
कॉलेजियम द्वारा निर्धारित मूल्यांकन का सृजन करने की जरूरत है। न्यायाधीशों द्वारा संपत्ति की घोषणा पर सिफारिश की गई कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों द्वारा सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रतिवर्ष अपनी संपत्ति का अनिवार्य रूप से विवरण देने के लिए कानून बनाने की जरूरत है। न्यायपालिका में अवकाश के संबंध में ये कहा गया है कि अलग अलग न्यायाधीश वर्ष के अलग अलग समय पर अवकाश ले सकते हैं ताकि न्यायालय का काम लगातार चलता रहे। न्यायालयों में अवकाश पर यही सुझाव RM लोढ़ा ने भी दिए थे। एक वार्षिक रिपोर्ट का भी मुद्दा रहा, जिसके लिए रिपोर्ट में कहा गया कि वर्तमान में केवल कुछ उच्च न्यायालय ही अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी करते हैं और उच्चतम न्यायालय द्वारा उच्च न्यायालयों को एकीकृत प्रारूप में वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित करने का निर्देश देना चाहिए। और अगली खबर ऊर्जा से संबंधित है। ऊर्जा संबंधी संसद की स्थायी समिति ने भारत में ज्वारीय ऊर्जा विकास पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। समिति ने महासागरीय ऊर्जा के 3 मुख्य प्रकारों की पहचान की है। ये है तरंग ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा और महासागरीय तापीय ऊर्जा। ज्वारीय ऊर्जा की कुल अनुमानित क्षमता लगभग 12,455 मेगावाट है। इसमें खंबात और कच्छ के क्षेत्रों तथा विशाल पश्चजल वाले क्षेत्रों में संभावित स्थानों की पहचान की गई। यहाँ ऊर्जा उत्पादन में बैराज तकनीक का उपयोग किया जा सकता है। और आइए बात करते हैं इस रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर। कार्यान्वयन योग्य योजना का पता लगाने के लिए ज्वारीय ऊर्जा क्षमता का पुनर्मूल्यांकन किया जाना चाहिए। डेमोन्स्ट्रेशन के लिए या प्रायोगिक ज्वारीय विद्युत परियोजनाएं शुरू की जानी चाहिए। इससे ज्वारीय विद्युत के व्यावसायिक उत्पादन की व्यवहार्यता का पता लगाया जा सकेगा। ज्वारीय ऊर्जा समुद्री ज्वार के प्राकृतिक रूप से उठने या गिरने से पैदा होने वाली ऊर्जा का एक रूप है। समुद्री ज्वार पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच होने वाली गुरुत्वाकर्षण की अंतर क्रिया के कारण उत्पन्न होते हैं। वर्तमान में ज्वारीय ऊर्जा प्राप्त करने के 3 अलग अलग तरीके हैं। एक है ज्वारीय बैराज, जैसे कि बांध जैसी संरचना। दूसरा है ज्वारीय लैगून, इसमें आंशिक रूप से बंद अवरोधक यूज किए जाते हैं। और तीसरा है ज्वारीय धारा, ये ज्वार के तीव्र जल प्रवाह से निर्मित जल निकाय होते हैं। अब इसका महत्व इसलिए भी है क्योंकि ये जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करेगा और साथ ही ज्वारीय ऊर्जा के संग्रहण और रूपांतरण से तट रेखा की सुरक्षा में मदद मिलेगी। इसके सामने चुनौती ये है कि इन परियोजनाओं को स्थापित करने की प्रारंभिक लागत काफी ज्यादा होती है। उन्हें पावर ग्रिड से जोड़ने के लिए लवण प्रतिरोधी कलपुर्जों की आवश्यकता होती है। उच्च ज्वार जल स्तर और निम्न ज्वार जल स्तर में अधिक वर्टिकल अंतर ही ज्वारीय ऊर्जा के लिए अनुकूल होता है। और आइए बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों की। इंटरपोल ग्लोबल एकेडमी नेटवर्क IGAN, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI अकादमी IGAN का सदस्य बन गई है। IGAN को 2019 में लॉन्च किया गया था। ये दुनिया भर में कानून प्रवर्तन प्रशिक्षण संस्थानों के बीच अकादमिक सहयोग का समर्थन करता है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन एक अंतर सरकारी संगठन है। ये दुनिया को एक सुरक्षित स्थान बनाने के लिए सभी सदस्य देशों के पुलिस संगठनों की मिलकर कार्य करने में मदद करता है। इसके सदस्य 195 हैं। भारत 1949 से इसका सदस्य है। अगला टॉपिक है अनिवार्य रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर। मॉरिशस, साइप्रस और सिंगापुर के विदेशी निवेशकों को भारतीय कंपनियों द्वारा जारी CCD यानी कंपल्सरी कन्वर्टिबल डिबेंचर्स में निवेश से प्राप्त लाभ के लिए नोटिस जारी किए गए हैं। CCD एक निश्चित अवधि के बाद अनिवार्य रूप से इक्विटी में परिवर्तित किए जाने वाले डिबेंचर होते हैं। CCD एक तरह का हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट है, यानी कि इसे ना तो पूर्णतः ऋण माना जाता है और ना ही पूरी तरह से इक्विटी माना जाता है। CCD में परिवर्तनीयता संबंधी विशेषता शामिल है, जो निवेशकों के लिए ब्याज आय के अलावा अतिरिक्त आर्थिक प्रोत्साहन के रूप में भी कार्य करती है। अगला टॉपिक है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, SaaS। उद्योग जगत के अनुमान के मुताबिक भारत में SaaS का कारोबार 2030 तक $50 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। SaaS एक क्लाउड आधारित सॉफ्टवेयर डिलीवरी मॉडल है। इसमें क्लाउड सेवा प्रदाता क्लाउड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का विकास और प्रबंधन करता है। उदाहरण के लिए ईमेल सेवाएं, MS Office 365 जैसे ऑफिस टूल्स, क्लाउड आधारित डेटा संग्रहण जैसे गूगल ड्राइव आदि। ये सॉफ्टवेयर उपभोक्ताओं को इंटरनेट के माध्यम से पे एज यू गो आधार पर उपलब्ध कराया जाता है। इसका लाभ ये है कि ये ग्राहकों को कम लागत पर उपलब्ध होता है, इसका इंस्टॉलेशन करना इजी होता है और व्यवसायों के लिए ये किफायती है। अगला टॉपिक है पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विशेष कौशल पहल। हाल ही में ट्रांसफॉर्मिंग लाइव्स बिल्डिंग फ्यूचर्स स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इन नॉर्थ ईस्ट नामक एक विशेष पहल शुरू की गई है। इसमें शामिल गतिविधियां हैं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना और जन शिक्षण संस्थान के तहत कौशल प्रशिक्षण। दूसरा है प्रशिक्षु संलग्नता। तीसरा है ITIs की गुणवत्ता में वृद्धि, पॉलिटेक्निक्स को मजबूत करना। विदेशों में रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की स्थापना की जाएगी।
अगला टॉपिक है भगवा अनार। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीडा ने राष्ट्रीय पादप संरक्षण संगठन एनपीपीओ के सहयोग से संयुक्त राज्य अमेरिका को भगवा अनार के पहले परीक्षण शिपमेंट के निर्यात में मदद की। भगवा यानी केसरिया रंग के अनार के बारे में ये बताया जाता है कि इसमें एंटीऑक्सीडेंट की उच्च मात्रा होती है और ये सुपर फ्रूट की विशेषताओं से युक्त है। महाराष्ट्र का सोलापुर भारत से अनार निर्यात में लगभग 50% का योगदान देता है। एपीडा कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम 1985 के तहत गठित एक सांविधिक निकाय है। ये कृषि जिन्सों के लिए शीर्ष निर्यात व्यापार संवर्धन प्राधिकरण है। राष्ट्रीय पादप संरक्षण संगठन, वनस्पति संरक्षण, संगरोध एवं संग्रह निदेशालय भारत का एनपीपीओ है। ये कृषि जिन्सों के निर्यात के लिए फाइटोसैनिटरी संबंधी सभी जिम्मेदारियां निभाता है। अगला टॉपिक है मिशन इंद्रधनुष। नवीनतम आंकड़ों के मुताबिक 6 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों ने 100% पूर्ण टीकाकरण कवरेज हासिल किया है, जबकि 17 राज्यों ने 90% से ज्यादा का FIC प्राप्त कर लिया है। मिशन इंद्रधनुष को 2014 में लॉन्च किया गया था। इसे सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के तहत टीकों से वंचित या आंशिक टीकाकरण वाले सभी बच्चों का पूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित करने के लिए लॉन्च किया गया था। इसके तहत तपेदिक यानी क्षय रोग या टीबी, डिप्थीरिया, पर्टुसिस टिटनेस, पोलियो और हेपेटाइटिस बी जैसी 12 जानलेवा बीमारियों के खिलाफ टीके लगाए जाते हैं। वर्ष 2022 में पूरे भारत में उच्च फोकस वाले 416 जिलों में गहन मिशन इंद्रधनुष 4.0 आयोजित किया गया था। अगला टॉपिक है माया ऑपरेटिंग सिस्टम। रक्षा संबंधी और साथ ही महत्वपूर्ण अवसंरचनाओं पर भी बढ़ते साइबर और मैलवेयर हमलों के बीच रक्षा मंत्रालय ने कंप्यूटर सिस्टम में विंडोज ओएस की जगह माया ओएस इंस्टॉल करने का निर्णय लिया है। नया ओएस एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म उबंटू पर आधारित है। स्वामित्व आधारित सॉफ्टवेयर के विपरीत इसके ओपन सोर्स कोड को हर किसी को एडिट करने, मॉडिफाई करने और रीयूज करने की स्वतंत्रता है। इसके अलावा माया ओएस में चक्रव्यूह नामक एक एड पॉइंट डिटेक्शन और प्रोटेक्शन सिस्टम भी इंस्टॉल किया जा रहा है। विश्व के देशज लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, इसे विश्व आदिवासी दिवस के रूप में भी जाना जाता है। ये दिवस दुनिया भर में देशज लोगों के अधिकारों को बढ़ावा देने और उनके संरक्षण के लिए हर साल 9 अगस्त को मनाया जाता है। वैश्विक जनसंख्या में देशज लोगों की हिस्सेदारी 5% से भी कम है, लेकिन वे दुनिया के सबसे गरीब 15% लोग हैं। वर्ष 1982 में इसी दिन मानवाधिकारों के संवर्धन और संरक्षण उप आयोग ने देशज आबादी यानी इंडिजिनस आबादी पर संयुक्त राष्ट्र कार्य समूह की पहली बैठक आयोजित की थी। और आइए अब चर्चा करते हैं सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व के बारे में। श्री अरबिंदो घोष, वे 20वीं सदी के बंगाली कवि, दार्शनिक, आध्यात्मिक नेता और क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी थे। अरबिंदो घोष ने 1902 में अनुशीलन समिति की स्थापना में मदद की थी। उन्हें 1908 में अलीपुर षड्यंत्र मामले में गिरफ्तार कर लिया गया था। घोष 1906 में नेशनल कॉलेज कलकत्ता के पहले प्रधानाचार्य नियुक्त किए गए थे। अरबिंदो घोष ने वंदे मातरम, अंग्रेजी दैनिक, कर्मयोगी, अंग्रेजी समाचार पत्र और बंगाली साप्ताहिक धर्म का प्रकाशन किया था। आध्यात्मिक योगदान की बात करें तो उन्होंने 1926 में मीरा अल्फासा के साथ सहयोग में अरबिंदो आश्रम की स्थापना की थी। मीरा अल्फासा ने तमिलनाडु के ओरोविले में एक आध्यात्मिक कम्यून या फिर टाउनशिप की स्थापना की थी। अरबिंदो घोष के नैतिक मूल्य थे तर्कवाद और दृढ़ संकल्प। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपने लक्ष्य के लिए तत्पर रहिए और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और अब हमें यानी विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।